हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा अर्थशास्त्र के छठे अध्याय वैश्वीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपसे बस मैं यही चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। इसमें हमने जो भी आज प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न वीडियो के अंत तक यानी वीडियो समाप्त होते होते आपके माइंड में सब का सब प्रिंट कर जाएगा। इसकी गारंटी मेरी है। मैं अपना 100% दूंगा कि आपको मैं ये सभी के सभी प्रश्न आपको समझा सकूं। जो आज 6 प्रश्न मैंने लिए हैं ये 6 के 6 आपको समझा सकूं। इन प्रश्नों को बाद में आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उनके बाद वीडियो अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा या चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब कर रखा है तो, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा लगे तो बाद में आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो याद रखना है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स को और हमारा टारगेट है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2022। हम लोग उसको टारगेट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो इसमें से अभी मैं प्रश्न समझा देता हूँ। जब हमारा प्रश्न सब क्लियर हो जाएगा फिर मैं बोर्ड के साइड में आ जाऊंगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ये सभी के सभी प्रश्न वीवीआई हैं। अगर इस अध्याय से प्रश्न बनेंगे तो आपको इसी 6-7 जो मैंने लिखे हैं इसी में से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पढ़ो कहीं से लेकिन छपेगा यहीं से, ठीक है। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण तो आप क्या बोलिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है। बहुत ही आसान है। वैश्वीकरण क्या है तो आप क्या बोलोगे। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, चाहे कोई भी देश हो विश्व का, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। और वैश्वीकरण के कारण ही वस्तुओं पर एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो रहा है। यानी बड़े स्तर पर अब एक देश दूसरे देश से सामान आयात कर सकता है, दूसरे देश को सामान निर्यात कर सकता है। ये सब संभव हो पाया है वैश्वीकरण के कारण ही, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। वैश्वीकरण क्या है तो आप क्या बोलिएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। वैश्वीकरण के कारण ही अब सभी देश अपने देश के सामानों को दूसरे देश में निर्यात कर सकते हैं और विश्व के किसी भी देश से सामान अपने देश में आयात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर का प्रश्न है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में सामानों का क्या करता है, जो एक से अधिक देशों में उत्पादक पर नियंत्रण व मालिकाना हक रखती है। हम ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। और इनको अगर छोड़ भी दीजिए तो आप इनको ओरली भी आप याद रख सकते हो। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है तो आप क्या बोलोगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी हम उस कंपनी को कहते हैं जिसका मुख्यालय एक से अधिक देशों में हो और अपने उत्पादित वस्तुओं का अगर वह निर्यात एक से अधिक देशों में करता है तो हम वैसी कंपनियों को क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। आप इसको भी लिख सकते हैं और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना आप इसको भी लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। क्या लिखा मैंने, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादक पर नियंत्रण व मालिकाना हक रखती है। अच्छा, जैसे कोको कोला हो गया, नोकिया हो गया, सैमसंग हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के लिए कारखाना लगाती है जहां उन्हें सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल एवं अन्य संसाधन उपलब्ध हो सके। तो ये थोड़ा सा अगर 2 लाइन आप बढ़ाना चाहें तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मूल उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने
फैक्ट्रियों को, अपने कारखानों को वैसे देशों में या वैसे जगहों पर लगाने का प्रयास करती है जहां पर उन्हें सस्ता श्रम, मतलब जो लेबर हो काम करने वाला, वह कम मंथली में वह उनके यहाँ काम कर सके। उनके पास जहां उन्हें सस्ता कच्चा माल उपलब्ध हो सके, जहां परिवहन सस्ता हो, तो ज़्यादातर कंपनियां ऐसे देशों में ही अपनी फैक्ट्रियों को लगाने का प्रयास करती है, क्योंकि वहां पर वो ज़्यादा लाभ कमा सकती है। जैसे अभी आपको मैं बता दूं कि सैमसंग का सबसे बड़ा फैक्ट्री अभी भारत के उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर में लगाया गया। तो अब भारत में क्या है, हमारा जो देश है वो विकासशील देश है, तो हमारे देश में अभी जो हमारा श्रम है, जो हमारा ट्रेंड लेबर है, वो उतना ज़्यादा रुपया मांग नहीं करता है जितना अभी अगर यही कंपनी अमेरिका में लगाता, ऑस्ट्रेलिया में लगाता, कनाडा में लगाता, वहाँ का चार्ज बहुत ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ का चार्ज उनकी तुलना में कम है। यहाँ पे टैक्स कम है, यहाँ पे और सारी सुविधाएं जो मिल रही है उनको, वो और देशों की तुलना में लगभग बराबर ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्हें श्रम, कच्चा माल, लैंड, बिजली, टैक्स, ये सभी का सभी सस्ता मिलता है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे जगहों पर ही अपने प्लांट को लगाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जिनका मुख्यालय एक से अधिक देशों में हो और वह अपने सामानों का, यानी उत्पादित वस्तुओं का एक से अधिक देशों में अगर अपने सामानों का निर्यात करता है तो हम वैसी कंपनियों को क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। इसके लिए वह अपने प्लांट को ऐसे देशों में, ऐसे जगहों पर लगाने का प्रयास करती है जहां पर उन्हें सस्ता श्रम मिल जाए, सस्ते कच्चे माल मिल जाए, सस्ते परिवहन की सुविधा हो, सस्ते बिजली की सुविधा हो, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप अभी तक एक दो अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया तो नीचे 4 और प्रश्न हैं, आप वीडियो में बने रहिए, 100% आपको ये भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, हमारा 3 नंबर का प्रश्न है आज का, विश्व व्यापार संगठन क्या है, यह कब और क्यों स्थापित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन, तो आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में कभी कभी विश्व व्यापार नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको दिया रहेगा WTO। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, तो क्या बताया जा रहा है, एक बार पहले परिभाषा को देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मूल उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, विश्व व्यापार जो संगठन है, इस विश्व व्यापार संगठन का मूल उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा बिजनेस है इनको बढ़ावा देना। ये किसका मूल उद्देश्य है, विश्व व्यापार संगठन का मूल उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। यानी WTO का स्थापना कब हुआ था, 1995 में हुआ था। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील हो गया। और यहाँ से आपसे हो सकता है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन WTO का फुल फॉर्म है, तो आप क्या बोलिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी को बोलते हैं हम विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मूल उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ाना है। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। अच्छा, भारत इसकी स्थापना का सदस्य रहा है। यानी जब विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हो रहा था, उसके स्थापना मेंबर में वो कौन था शामिल, भारत भी शामिल था हमारा। वर्तमान में यानी 2006 के डाटा के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कुल 149 देश अभी तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, मैंने बताया आपको, जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का। यह भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका डील हो गया। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बोलिएगा, जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। यानी विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम बनाते हैं कि कोई भी देश जबरदस्ती किसी भी वस्तु पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकता है, या कोई भी देश यह नहीं कह सकता कि हम इस देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। इसीलिए आपने देखा हो कि भारत और चीन के बीच जब तनाव बढ़ गया था पिछले
वर्ष 2019 और 20 में, तो उस समय हमारे देश में हमारी भारत सरकार डायरेक्ट यह नहीं कह सकती है कि हम आपके सामानों को नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए हमारे देश के बहुत सारे सेलिब्रिटी और बहुत सारे हमारे देश के जागरूक लोगों ने एक आंदोलन चलाया कि हमें चीनी प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, और वह सफल भी हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक डाटा आया था, तो उस डाटा में बताया गया है कि इस दीपावली में चीन सरकार को 50,000 करोड़ का घाटा हुआ है, 50,000 करोड़ का हुआ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि कोई भी देश डायरेक्ट आके ये नहीं कह सकता है, जो भी देश WTO का मेंबर है, कि मैं आपके सामानों को नहीं खरीदूंगा। तो फिर वो अगर वो ऐसा करता है तो वो विश्व व्यापार संगठन के रूल का उल्लंघन हो जाएगा। तो वहाँ के लोग मना कर सकते हैं, वहाँ के लोग या कह सकते, वहाँ के लोग मना करने से तात्पर्य है कि मार्केट में मान लीजिए भारत सरकार बहुत सारे मोबाइल, चाइनीज़ मोबाइल को लाती है और भारत के लोग उसे खरीदे ही नहीं, तो अगली बार क्या होगा कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है वो चीनी मोबाइल को इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, आयात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ बिक्री नहीं होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व व्यापार संगठन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार चलिए आप मेरे साथ बोलिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मूल उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन के स्थापना में भारत भी एक शामिल देश था, और विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियमें बनाती है और इन नियमों को सभी देशों को पालन करना होता है। विश्व व्यापार संगठन में 2006 के डाटा के अनुसार 149 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बोले होंगे और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम 4 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर का प्रश्न है, उदारीकरण को परिभाषित करें। ठीक है, उदारीकरण को परिभाषित करें। याद रखिए, उदारीकरण ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है और निजीकरण भी, ये दोनों सबसे ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। वैसे ये सभी भी पूछा गया, लेकिन इन दोनों की अब की बार संभावना याद रखिए आपको ज़्यादा है कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उदारीकरण क्या है? तो उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना ही क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। तो उदारीकरण से एक्चुअल में तात्पर्य क्या है? उदारीकरण का मतलब वह कि सरकार ने मान लीजिए बहुत सारे नियम बना दिए हैं कि अब कोई कंपनी जब आती है कि मुझे प्लांट लगाना है आपके क्षेत्र में, तो वहाँ पर वो सरकार के नियमों, जितने नियम सरकार बना देती है, उन नियमों के अनुसार जितने कागज वो मांगती है वो उपलब्ध कराने में उनका एक लंबा समय बीत जाता है, और बहुत सारी कंपनियों के पास उतना होता नहीं है, तो इसके कारण वो अपना प्लांट नहीं लगा पाती है। तो इसीलिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। तो उदारीकरण का क्या अर्थ है? उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनियंत्रित नियमों को क्या करना, अनियंत्रित अनावश्यक, अनियंत्रित नहीं, सॉरी, यहाँ पे आप अनावश्यक बोलिएगा, अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1991 ईस्वी से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई है। तो आप यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा, भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति कब से अपनाई है? 1991 ईस्वी से अपनाई है। तो क्या आपको उदारीकरण समझ में आया? उदारीकरण का क्या अर्थ है? सरकार के द्वारा लगाए गए सभी और अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना है, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि। ठीक है, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत 1991 ईस्वी से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए अब हम 5 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर का प्रश्न है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या बोलिएगा? निजीकरण का मतलब है, या फिर निजीकरण का अर्थ है, या निजीकरण का तात्पर्य है, निजीकरण का अभिप्राय है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो निजीकरण का मतलब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना, ये क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 ईस्वी से निजीकरण की नीति अपनाई है। अब देखिए निजीकरण क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? निजीकरण का अर्थ है कि सरकार द्वारा जितना भी कार्यक्रम चल रहा है, सरकार की जो भी सरकार का नियंत्रण जिस भी चीज पर है, उसमें जब निजी कंपनी या फिर कोई निजी व्यक्ति, एक व्यक्तिगत कोई पर्सनल जाकर अगर उनके शेयरों को खरीदती है, उनके स्वामित्व, उनका संचालन करती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? क्या चल रहा है हमारे देश में? निजीकरण चल रहा है। जैसे अभी आप
हमारा जो एयर इंडिया था उनका निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। हमारा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी वर्तमान की सरकार के अनुसार। तो ये सब का सब निजीकरण का ही उदाहरण है, ठीक है। तो निजीकरण का क्या अर्थ है? निजीकरण का मतलब निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र का जितना भी कारखाना है, जो भी इंडस्ट्री है सार्वजनिक क्षेत्र का, उन पर पूर्ण रूप से, या तो पूरा जैसे एयर इंडिया को पूर्ण रूप से खरीद लिया गया है, या फिर आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना, मतलब मालिकाना हक प्राप्त करना, तथा उनका प्रबंध करना यानी उनका संचालन करना निजीकरण कहलाता है। और निजीकरण की नीति भी भारत सरकार ने कब से अपनाया है? तो 1991 ईस्वी से अपनाया है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज का हमारा सबसे ज्यादा VVI प्रश्न है 6 नंबर का। ये कौन सा है? तो ये प्रश्न है आपका कि भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। यानी वैश्वीकरण जो लाया गया है, वैश्वीकरण जो आया, इनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में आपको, ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है तो एक्सेस 7-8 लाइन लिखना है आपको, इतना इनफ है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में भी आपको 4 ही नंबर मिलने वाले हैं। तो 7-8 ये ऐसा नहीं कि आपको पूरा 1.5 पेज 2 पेज में लिखना है, इतनी ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें तो आप क्या बोलिएगा? विकास की वर्तमान स्थिति में, एक बार हम लोग परिभाषा को देख लेते हैं फिर मैं आपको समझा दूंगा। विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को प्रौद्योगिकी और ज्ञान के अतिशय आवश्यकता है, ठीक है। इनके बाद क्या दिया हुआ है? भारत में श्रम संसाधनों की बहुलता है, हमारे यहाँ बहुलता के कारण यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पाद किया जा सकता है। विश्व का बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के कारण दुनिया की सभी देशों की निगाहें कहाँ हैं? भारत पर है। ऐसी स्थिति में देश में आधुनिक तकनीक, ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए तथा विश्व बाजार में मानव पूंजी और उत्पादित वस्तुओं को भेजने में वैश्वीकरण का होना बहुत अधिक मतलब बढ़ जाता है, ठीक है। इनसे हमारा वैश्वीकरण बढ़ जाता है मूल रूप से। अब देखिए एक्चुअल में ये सब कह क्या रहा है, मैंने लिखा क्या है, तो विकास की स्थिति के दृष्टिकोण से, ठीक है, विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को प्रौद्योगिकी और ज्ञान की अतिशय आवश्यकता है। तो हमारे देश में अभी हमारा देश डेवलपिंग है, तो हमारे देश में अभी विकास बहुत ही तेजी से होना बाकी है। जितना मतलब यूरोप के देश विकसित हो चुके हैं, वैसा होने में भारत को अभी भी कम से कम 50-60 साल लगेंगे। तो हमारे देश में विकास होना अभी बाकी है। तो इनके लिए हमारे देश में तकनीक, ज्ञान, इन सभी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हमारे देश में जो है ना, भारत में आपको भारत की एक बहुत बड़ी आबादी है, और हमारी आबादी का एक अच्छा खासा नंबर, वो बहुत ही ज़्यादा वेल ट्रेंड, एक्सपीरियंस्ड वो लोग लेबर है। तो उन लोगों को भी रोजगार जो मिला वो किसके कारण मिल पाया? वैश्वीकरण के ही कारण मिल पाया। वैश्वीकरण के कारण ही लाखों लोग भारत से बाहर जाकर व्यापार करते हैं। और उनके बाद अगर आप दूसरे पक्ष को देखिए तो वैश्वीकरण के कारण ही हमारे देश में, हमारे देश की बड़ी आबादी के होने के कारण एक बहुत बड़ा उपभोक्ता हमारे देश में है, जिसके कारण विश्व के कई सारे देश भारत की ओर निगाहें उनकी एकदम टिकी हुई है कि और वो सब के सब देश भारत के साथ अभी वर्तमान समय में व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत का विकास होना अभी बाकी है। भारत में आबादी ज़्यादा है, इनकी मांगें बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी, मतलब बहुत अधिक हम यहाँ मुनाफा कमा सकते हैं अगर अपने सामानों को यहाँ बेचते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के पीछे हमारे कुछ और अर्थशास्त्री हैं, उनका तर्क यह भी है कि वैश्वीकरण के कारण इनसे नुकसान भी, इनका संदेह की दृष्टि से भी देखा जाता है कभी कभी, क्योंकि जिसके फायदे होते हैं उसका नुकसान कुछ ना कुछ होना ही है। वैश्वीकरण के कारण ये क्या हो गया कि हमारे देश का जो, मान लीजिए, जो लोकल हमारा जो लघु उद्योग था या फिर जो कुटीर उद्योग था, जो कई सालों से चलते आ रहा था हमारे देश में, उन सभी का व्यापार, रोजगार छिन गया है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण ही। जैसे मान लीजिए पहले के ज़माने में क्या था कि हमारे देश में अगर आप अगर हाल फिलहाल, पहले नहीं 10-15 साल के अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, तो हमारे देश में माइक्रोमैक्स जैसी मोबाइल बहुत ही ज़्यादा, माइक्रोमैक्स लावा इन्फ्लिक्स नहीं, ये दो मोबाइल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था 2005 के से लेकर 2007-8 से लेकर 2012-13 के आसपास तक। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेट हुआ करता था। लेकिन वैश्वीकरण के बाद, मतलब एक्चुअल में पहले से ही था, लेकिन
इसके कारण क्या हो गया कि बाहर जो हमारा स्पेशली चीन का बहुत सारा जो मोबाइल है वो सब का सब दबदबा, ओप्पो जैसे सेट, इनका दबदबा, वीवो जैसे सेट का दबदबा अपने भारत में बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये सारी की सारी जो है कम रेंज में बहुत अच्छी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराती है, और लोग कम बजट में अच्छे फ़ोन या फिर अच्छी चीज़ें, अच्छी वस्तुओं को खरीदना चाहता है। जिसके कारण अब क्या हो गया कि जो भारत का जो उद्योग था वो धीरे धीरे पिछड़ गया, वो धीरे धीरे दब गया, कंपटीशन नहीं कर पाया उनके साथ। तो यह भी एक पक्ष है, तो आप इनको भी इसमें ऐड कर दीजिएगा, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो पहले मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपसे कुछ बातें करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा ये छठा अध्याय था। हमारा 6 अध्याय इकोनॉमिक्स का समाप्त हो चुका है। इकोनॉमिक्स का मात्र अब एक अध्याय बचा है, उपभोक्ता वाला, और उसका भी वीडियो आपको कल या परसों मिल जाएगा। तो हमारा इकोनॉमिक्स अच्छे से समाप्त हो जाएगा फिर। और मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के अभी छठा अध्याय चल रहा है, तो इसका मतलब इनसे पहले जो 5 अध्याय था उसका क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए या फिर ढूंढ लीजिए ना क्लास 10th इकोनॉमिक्स, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको लेक्चर वाले वीडियो मिल जाएंगे, और नीचे आइएगा तो सभी प्रश्न उत्तर वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। इनके साथ ही साथ लघुत्तरीय के साथ साथ ही मैंने इकोनॉमिक्स के सभी, यानी इकोनॉमिक्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव था, मैंने सभी ऑब्जेक्टिव को भी डील कर दिया है। उसका वीडियो 7 अध्याय का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उसके वीडियो को भी देखिए, 100% आपका फायदा होगा। अगर आप एक बार 7 लेक्चर को देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इतिहास के भी, हिस्ट्री के भी सभी ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो, मैंने दोनों डील कर दिया, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। आपको सब के सब जितने भी इतिहास के ऑब्जेक्टिव हैं, सारा ऑब्जेक्टिव के सभी ऑप्शन को भी मैंने डील कर दिया है। आपको 1% भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप मेरे लेक्चर को देखकर एग्जाम देने जाते हो तो इतिहास से एक भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो लगेगा आपको कि मैं इसे नहीं जानता हूं। सब्जेक्टिव को भी मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए क्लास 10th हिस्ट्री, जो हमारा प्लेलिस्ट है नॉलेजपुर चैनल पर, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद उनके सभी वीडियो को एक एक करके देखिए, 100% फ़ायदा होगा। ऑब्जेक्टिव का जो हमारा वीडियो वो एक्सेस 12 से 13 मिनट के आसपास का है, तो अगर आप एक बार भी बैठोगे तो 1 घंटे या 1.5 घंटे के आसपास में सारा वीडियो आप आराम से देख सकते हो। और सब्जेक्टिव का वीडियो थोड़ा सा आपको 20 से 22 मिनट का मिलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल्स में समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप रट के लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हो और आप अपने एग्जाम में लिख भी नहीं सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो भी आपको 6 प्रश्न समझाने का प्रयास किया, 6 के 6 आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप अपने डाउट वाले प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपके डाउट वाले प्रश्न को अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, उस प्रश्न को मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप थोड़ा हमारा कोऑपरेट कीजिए। इस वीडियो के लिंक को आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। 20 दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इसके लिंक को। आपके अगर रिलेटिव्स में कोई भी पढ़ने वाला है, आपके भाई बहन, आपके दोस्त लोग, उनको आप ये मैसेज फॉरवर्ड कीजिए। उनको फ़ोन करके बोलिए कि यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल भी है जहाँ पर से आप स्पेशली सोशल साइंस के सभी प्रश्नों को, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, यानी 80 मार्क्स, आप 80 के 80 मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फेसबुक पे शेयर करोगे इसके लिंक को, तो शेयर करने के साथ ही आप अपने दोस्तों के साथ इसे टैग जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह जो हमारा परिवार है नॉलेजपुर, यह आपके सहयोग के बिना कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, आप वीडियो को देखकर अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको भी लगा हो कि मैं रुक के सांस नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि एक अलग सा ही जुनून है आपके साथ, हमारा एक इसी प्रकार से संबंध बना हुआ है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनसे आपका भला हो। और जब तक
यह जो हमारा परिवार है जिसके सदस्य आप ही हैं, तो यह परिवार तभी ग्रो कर सकता है जब आपका सहयोग मिलेगा इस परिवार को। तो जितना हो सकता है उतना इसके लिंक को शेयर कीजिए, अपने दोस्त लोगों को सूचित जरूर कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना तो कभी मत नहीं भूलिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।